अगर हिंदी के कल, आज और कल पर हम दृष्टि डालें तो एक संतोष इस बात का निश्चित रूप से होता है कि हिंदी ने अपनी यात्रा जहां से प्रारंभ की थी, धीरे धीरे वह यात्रा अनेक नए अनुशासनों और विषय क्षेत्रों को उद्घाटित करती हुई आगे बढ़ी। मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि संस्कृत साहित्य से भी ज्ञान की एक सशक्त परंपरा को अनुवाद के माध्यम से हिंदी के रचनाकारों ने उपलब्ध कराया। साहित्येतर विषयों पर भी बहुत से रचनाकारों ने, कवियों ने युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, खगोल शास्त्र, इन सब पर प्रचुर मात्रा में लिखा, पर्यावरण पर, प्रकृति पर। लेकिन आधुनिक युग में आकर व्यक्ति के स्तर पर और अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के स्तर पर साहित्येतर लेखन के जो क्षेत्र उद्घाटित हुए, उनमें ज्ञान साहित्य लेखन एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में उपस्थित हुआ। हिंदी की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित संस्था नागरी प्रचारणी सभा, वहां से एक महत्वपूर्ण पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप से होता रहा। वाराणसी में यह संस्था है और हिंदी साहित्य के संपादन प्रकाशन में उसकी भूमिका निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। उसी नागरी प्रचारणी सभा से अनेक पुस्तकें ज्ञान साहित्य विषयक भी प्रकाश में आईं। यहां तक कि कोश आदि लेखन की परंपरा भी नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से शुरू हुई। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका ने एक अभाव की पूर्ति इस क्षेत्र में की। द्विवेदी युग तक आते आते ज्ञान साहित्य, विज्ञान साहित्य, कामकाज, रोजी रोटी, इन विषय क्षेत्रों में हिंदी में उतना लेखन नहीं हुआ जितना अपेक्षित था, लेकिन प्रारंभ हो गया था। उच्च शिक्षा तथा अंग्रेजी माध्यम का प्रशिक्षण, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी का होना, इससे हिंदी उतना महत्व नहीं पा सकी थी जितना अंग्रेजी को दिया जा रहा था। लेकिन हिंदी के प्रहरियों ने, हिंदी के प्रणेताओं ने, जिसमें भारतेंदु स्वयं, उनके मंडल के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से चलाए गए आंदोलन, उन्होंने ज्ञान साहित्य लेखन की इस परंपरा को बहुत गहन गंभीर बनाया। और सरस्वती पत्रिका की भूमिका को जब हम याद करते हैं तो ज्ञान विज्ञान विषयक साहित्य के प्रकाशन की एक मजबूत व्यवस्था उस पत्रिका ने हमें उपलब्ध कराई। नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका का योगदान इस दृष्टि से ज्ञान साहित्य लेखन और उसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से वंदनीय और स्तुत्य प्रयास माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के लेखन को प्राथमिकता दी। उन्होंने लेखकों को मार्ग प्रशस्त किया, प्रेरित किया और ज्ञान विज्ञान की उच्च स्तरीय सामग्री का हिंदी में प्रकाशन लेखन हो सके, इसके लिए विषय विशेषज्ञों को खड़ी बोली हिंदी में इन पारंपरिक भाषाओं और बोलियों से इतर विश्व ज्ञान को अंतरित करने, लिखने, अनुवाद करने की प्रेरणा लगातार देते रहे। इन पत्रिकाओं ने दर्शन, धर्म, अध्यात्म, कला, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, इन सब पर लिखने का मार्ग प्रशस्त किया।
अनेक अनुशासनों के निबंध लिखवाए, उनको पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। उन पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंधों के संकलन नागरिक प्रचारणी सभा ने इस तरह के महत्वपूर्ण और दुर्लभ निबंधों के बृहत संग्रह प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया। विदेशों के इतिहास भी अब हिंदी में लिखे जाने की परंपरा शुरू हो गई। जैसे सोमेश्वर दत्त शुक्ल ने फ्रांस का इतिहास हिंदी में 1908 में लिखा, जर्मन का इतिहास 1908 में लिखा। इसका मतलब अब हिंदी विश्व के परिदृश्यों पर दृष्टि रखने का काम करने लगी थी। इंग्लैंड का इतिहास 1911 में लिखा गया। विश्वबंधु रूस का इतिहास 1909 में लिखते हैं। विश्वबंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। विश्वबंधुओं ने इस दिशा में दुर्लभ कार्य किया, स्तुत्य कार्य किया। देवी प्रसाद मुंसिफ ने हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह नाम से 1909 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी और परिहाड़ वंश प्रकाश 1911 में। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा, 1911 में प्रकाश में आया। लक्ष्मी नारायण गर्दे ने महाराष्ट्र रहस्य नाम से 1912 में। रामप्रसाद त्रिपाठी ने महाराष्ट्रोदय नाम से 1913 में। इस तरह से इतिहास लेखन प्रारंभ हुए। कृष्ण बिहारी मिश्र ने चीन का इतिहास 1918 में लिखा। संपूर्णानंद ने भारत के देशी राष्ट्र 1918 में एक पुस्तक लिखी। ऐसे बहुत सारे इतिहास विषयक ग्रंथ, देश विदेश के इतिहास को उद्घाटित करने वाले ग्रंथ खड़ी बोली हिंदी में लिखे जाने लगे। इससे खड़ी बोली हिंदी की ताकत का भी परिचय मिलने लगा और यह जो भ्रम था कि खड़ी हिंदी जो है वह केवल साहित्य की विधाओं की भाषा है, इस भ्रम को तोड़ने का काम इस प्रकार के ग्रंथों ने किया। अन्य अनुशासनों में, विषय क्षेत्रों में हिंदी लेखन निरंतर हुआ। ऐसी रचनाओं में अगर हम दृष्टि डालें तो गदाधर सिंह कृत जापानी राज्य व्यवस्था 1912 में, अंबिका प्रसाद वाजपेयी कृत हिंदुओं का राज्य कल्पना भारतीय शासन पद्धति, ये 1915 में, और भगवान दास केला कृत भारतीय शासन 1915 में। अर्थशास्त्र संबंधी ग्रंथ राधा मोहन गोकुल कृत देश का धन 1910 में। पारसनाथ द्विवेदी कृत देश की दशा 1915 में। हम देख सकते हैं कि लेखन की दिशा और दशा कैसे बदल रही है। रचनाकार कैसे समाज के प्रति, समाज की स्थिति के प्रति, देश के विकास के प्रति, देश की चुनौतियों समस्याओं के प्रति किस तरह चिंतित है। धर्मशास्त्र विषयक ग्रंथों में शीतला प्रसाद ब्रह्मचारी ने जैन धर्म का महत्व 1911 में लिखा। शिवानंद ने आत्मदर्शन नाम से 1917 में। भीमसेन शर्मा ने पुनर्जन्म नाम की रचना 1914 में लिखी, जो कि एक उल्लेखनीय रचना मानी जाती है। इसमें पूरी भारतीय दर्शन परंपरा, अध्यात्म चेतना, इन सबको हम देख सकते हैं। नीति शास्त्र विषयक ग्रंथों में राधा मोहन गोकुल ने नीति दर्शन 1913 में लिखा हिंदी में। संस्कृत में तो नीति शास्त्र पर बहुत से ग्रंथ हमें मिलते हैं, नीति शतकम जैसे, लेकिन हिंदी में नीति दर्शन जैसी पुस्तक 1913 में प्रकाश में आई, यह वास्तव में हिंदी रचना जगत की एक बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा शास्त्र भी एक महत्वपूर्ण विषय बनकर आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं शिक्षा नाम से 1916 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक हमें दी। सीधे सीधे गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनसे संबंधित रचनाएं इस दौर में बहुत कम या न के बराबर लिखी गईं। लेकिन 1906 में नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी वैज्ञानिक कोश नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया और यह हिंदी की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके अतिरिक्त माधव सिंह मेहता ने गणित की पुस्तक माप विद्या प्रदर्शनी 1909 में, प्रेम वल्लभ जोशी ने भौतिक विज्ञान संबंधी पुस्तक ताप 1915 में, संपूर्णानंद ने ज्योतिर्विनोद नाम से 1917 में, PAGV साठे इन्होंने विकासवाद नाम से 1914 में। ऐसी बहुत सी पुस्तकें
एक के बाद एक हिंदी जगत में हिंदी ज्ञान साहित्य को, उसके लेखन को हिंदी के पाठकों तक पहुंचाने का काम करती रहीं। ऐसे अमूल्य योगदान को हम याद करते हैं, क्योंकि आज हिंदी का ज्ञान साहित्य, विज्ञान साहित्य, तकनीक साहित्य, उद्योग और प्रौद्योगिकी केंद्रित साहित्य जो लिखा जा रहा है, उसकी बुनियाद का काम, उसकी आधारशिला का काम इस तरह के ग्रंथों ने ही किया था। इस युग में कोश विज्ञान के क्षेत्र में भी स्तुत्य प्रयत्न हुए, कोशकारों द्वारा भी महत्वपूर्ण योगदान किया गया। हम जानते हैं कि यह समय वह था जब हिंदी की अपनी पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध नहीं थी, अवधारणात्मक शब्दों के लिए एक रूपता सुनिश्चित नहीं थी, और हिंदी को विरासत में इस तरह के विषयों पर लेखन की कोई परंपरा भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन फिर भी हिंदी के रचनाकारों ने मौलिक उद्भावनाओं के साथ इस तरह का कार्य कर दिखाया। हरिराम वर्मा ने कृषि कोश 1910 में लिखा, वल्लभ मिश्र ने पदार्थ संख्या कोश 1911 में लिखा, ठाकुर प्रसाद खत्री ने जगत व्यापारिक पदार्थ कोश 1918 में लिखा, जीवाराम शर्मा ने सरस्वती कोश 1918 में लिखा। ऐसे कोश ग्रंथ लेखन की परंपरा, जिसकी शुरुआत नागरी प्रचारणी सभा से हुई, और स्वतंत्र रूप से हिंदी के रचनाकारों ने अनेक प्रकार के कोश लिखकर हिंदी में जो रिक्तियां थी, जो कमियां थी, उनको पूरा करने का प्रयत्न किया। संस्कृत हिंदी कोश लेखन की एक परंपरा भी हिंदी में उपलब्ध हुई, जिसमें बालमुकुंद गुप्त कृत हिंदी भाषा 1918 में, शालीग्राम द्विवेदी कृत विराम चिन्ह 1918 में प्रकाश में आई। ऐसी बहुत सी रचनाएं जो हिंदी व्याकरण को आधार बनाकर केंद्र में रखकर लेखन की हमारे सामने आई। हिंदी भाषा को लेकर बहुत से ग्रंथ लिखे गए। इस ज्ञान विज्ञान विषयक लेखन को अगर हम देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह कार्य विषय एवं भाषा के विद्वान सब मिलकर, यानी विषय और भाषा के विद्वानों ने मिलकर इस कार्य को कर दिखाया। और यदि युद्ध स्तर पर इन दोनों का संगम हो जाता, मिलन हो जाता, कि विषय विशेषज्ञ और भाषा विशेषज्ञ मिलकर इस दिशा में और काम करते, तो संभवतः आज हम कुछ और बेहतर स्थिति में होते। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि विषय और भाषा में तालमेल नहीं हो सका। धीरे धीरे 1940 तक आते आते विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया जाने लगा। हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय जैसी संस्थाएं बनने लगी, और आगे चलकर 1960-61 में तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, फिर इसी तरह 60-61 के आसपास जाकर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ऐसी बहुत सी संस्थाएं आगे चलकर इस दिशा में गठित हुई। उनका दायित्व सुनिश्चित हुआ। लेकिन विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण पर बल देने से हिंदी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य यह सुनिश्चित हो गया। अब समाज विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, विधि, प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में अध्यापन हिंदी माध्यम से होने लगा था। यानी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी एक विकल्प के रूप में माध्यम बनकर उभर रही थी। कहीं कहीं शिक्षक दोनों भाषाओं का, यानी बाइलिंगुअली, द्विभाषिकता के साथ शिक्षण करना प्रारंभ कर चुके थे। स्वतंत्रता के बाद हिंदी माध्यम से पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धि, संदर्भ ग्रंथों की उपलब्धि, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा के संदर्भ में आंदोलन, ये तमाम तरह की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि एक जागरूकता सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आ रही थी। इस तरह से हिंदी में अनेक लेखकों ने, विषय विशेषज्ञों ने आगे बढ़कर रचनात्मक भूमिका निभाई
और 1950 के बाद का इतिहास तो इस बात का साक्षी है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर, अर्थशास्त्र पर, शासन विधान पर, व्याकरण, भाषा दर्शन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, धर्म, ललित कला और विधि विधान, चिकित्सा, नियम कानून, बैंक, बीमा, ज्योतिष, शिक्षा, भाषा विज्ञान, न जाने कितने ऐसे अद्यतन, अधुनातन अनुशासन और विषय क्षेत्र थे जिनमें हिंदी माध्यम से लेखन प्रारंभ हुआ, शिक्षण प्रशिक्षण को महत्व दिया जाने लगा और यह हिंदी लेखन मौलिक और अनूदित दोनों रूपों में हमें उपलब्ध हुआ। अनुवाद के माध्यम से भी ऐसी बहुत सी रचनाएं हिंदी जगत को उपलब्ध हुईं जिनमें देश विदेश की चिंतन परंपरा को, देश विदेश के शास्त्रीय सिद्धांतों को, देश विदेश के इतिहास को हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। विषय विशेषज्ञ, हिंदी भाषाविद, इन सब के बीच एक सेतु बनाने का, एक पुल बनाने का काम अनुवाद के माध्यम से प्रारंभ हुआ। इसलिए अनुवाद एक सशक्त अनुशासन बनकर, एक अलग विधा बनकर हमारे सामने आ गया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार द्विभाषिकता पर बल दिया जाने लगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी के लिए जो केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रावधान किए थे, उससे हिंदी को बल मिला, प्रोत्साहन मिला। हिंदी के प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन के मार्ग प्रशस्त होते चले गए। हिंदी सेवी संस्थाओं ने, सरकारी भाषा एवं साहित्य अकादमियों ने, निजी प्रकाशन संस्थाओं ने ज्ञान विज्ञान साहित्य के निर्माण में, उनके अनुवाद में रचनात्मक भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी। 1961 में जब वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसको हम कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसका गठन हुआ, तो संवैधानिक विशिष्ट प्रावधानों के तहत इस आयोग ने हर अनुशासन के लिए पारिभाषिक शब्दकोश यानी शब्दावलियां, फिर पारिभाषिक शब्दावली के परिभाषा कोश आदि बनाने का काम भी किया। प्रशासन, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मीडिया, बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, इसी तरह से कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, न जाने कितने महत्वपूर्ण अनुशासनों के लिए पारिभाषिक शब्द कोश तैयार किए। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य तकनीकी शब्दावली आयोग ने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने कर दिखाया और अनेक कोश, अनेक शब्दावलियां, अनेक परिभाषा कोश बनाकर शब्दावली आयोग ने ज्ञान साहित्य लेखन का एक मार्ग, राजमार्ग खड़ा कर दिया। विश्वविद्यालयों ने भी हिंदी कार्यान्वयन, निदेशालय, लेखन प्रकाशन व्यवस्था, इनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन यानी प्रकाशन अनुभाग ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर यह कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण किया। अनेक बैंकों ने बैंक शब्दावलियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंकों ने। इस तरह वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने सन 1961 में प्रारंभ हुई संस्था के माध्यम से जो कार्य कर दिखाया, वह आज तक आते आते लगभग 9 लाख पारिभाषिक शब्द हिंदी के यानी अवधारणात्मक शब्द हिंदी के तैयार कर दिए, जिनका स्रोत भले ही अंग्रेजी की शब्दावली रहा हो, उस शब्दों के समतुल्य हिंदी में शब्द गढ़े, बनाए, उसके सिद्धांत बनाए, उसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान के लेखन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिंदी में ज्ञान विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, उद्योग आदि विषय संबंधी अनेक पुस्तकें इन्हीं शब्दावलियों के आधार पर लिखी जाने लगी। सीबीएसई, एनसीईआरटी,
ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं थीं और निजी प्रकाशकों ने भी इस क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाई। राज्य स्तरों पर भी ऐसी बहुत सी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने इस तरह के लेखनों के माध्यम से, पुस्तकों के लेखन की परंपरा के माध्यम से हिंदी को एक मजबूत प्रासाद बनाने का अवसर दिया। सुखद स्थिति यह है कि अब हिंदी माध्यम से एमए, बीए, इंजीनियरिंग, विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण, कृषि विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, कंप्यूटर शिक्षण आदि ये समस्त कार्य भी किए जा रहे हैं और ये सरल हो गए हैं। और अब तो सुखद यह भी है कि एमबीए का पाठ्यक्रम, विधि का पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर, अनेक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के स्तर पर, यहां तक कि आने वाले दिनों में हम अपेक्षा और आशा कर रहे हैं कि एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रम भी हिंदी माध्यम से उपलब्ध हों, जिस दिशा में बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। विद्युतीय उपकरणों ने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका ज्ञान विज्ञान के साहित्य के प्रचार प्रसार, लेखन आदि में निभाई है। तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य की पुस्तकें हिंदी में लगातार तैयार की जा रही हैं। विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति दी जा रही है। मातृभाषा शिक्षण और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण की परंपरा को भी अब मजबूत किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर हिंदी का यह जो एक सशक्त रूप है, इसको उद्घाटित करने की एक परंपरा अब शुरू हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, रोजगार, नौकरी आदि क्षेत्रों में हिंदी को माध्यम बनाए जाने की एक परंपरा, साक्षात्कार और मौखिक परीक्षाओं में हिंदी का वर्चस्व खड़ा करने की एक परंपरा, मेलों में, प्रदर्शनियों में, इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने का विकल्प धीरे धीरे खुलने लगा है। विद्यालयी शिक्षण प्रशिक्षण में हिंदी पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, कोश ग्रंथ, यह भी अब उपलब्ध कराए जाने लगे हैं। विद्यालयी शिक्षा के स्तर के कोश, उच्च स्तरीय शिक्षा के कोश, एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी, बहुभाषी कोश, विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में तैयार किए जा रहे कोश, परिभाषा कोश, व्याकरण की कोटियों के कोश, इन क्षेत्रों में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धियां हासिल हुई हैं। और अब तो कंप्यूटर ने इन तमाम तरह के अनुशासनों में एक सशक्त माध्यम की भूमिका निभाई है। इस तरह विज्ञान, ज्ञान साहित्य, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय साहित्य, इन तमाम क्षेत्रों में पत्र पत्रिकाएं भी प्रारंभ हुई और प्रचुर मात्रा में निकलने वाली इन पत्रिकाओं ने हिंदी के ज्ञान साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया, लेखकों को प्रोत्साहित किया। इसलिए वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, नृविज्ञान, ये सब पुस्तकालयों में इनके अलग अलग अनुभाग बनने लगे, हिंदी सेक्शन बनने लगे। भेषजी, कृषि, पशु विज्ञान, चिकित्सा, गणित, प्राणी विज्ञान, आयुर्विज्ञान, बैंक, बीमा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मौसम विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, काव्य शास्त्र, आर्किटेक्चर, भूगोल, गृह विज्ञान, ऐसे न जाने कितने क्षेत्र जो अद्यतन अधुनातन विकास के लिए आवश्यक हैं, उन सब में मौलिक हिंदी में लेखन होने लगा। अनूदित साहित्य लेखन का एक कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने लगा। बहुत सी अनुवाद करने वाली संस्थाओं ने, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, भारतीय अनुवाद परिषद, ऐसी अनेक संस्थाओं ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। अनुवाद त्रैमासिक पत्रिका भी अनुवाद कला और तकनीक का शिक्षण प्रशिक्षण देने वाली
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिका बन गई। प्रकृति, पर्यावरण, परमाणु शक्ति, यांत्रिकी, कीट विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, वन संपदा, आदिवासी साहित्य, पर्वत संरक्षण, जल संरक्षण, मौसम विज्ञान, संस्कार, रीति रिवाज, धर्म, जीवन शैली, पर्व, उत्सव, ऐसे राष्ट्रीय संस्कृति, न जाने कितने क्षेत्र, कितने विषय हिंदी पुस्तकों के माध्यम से अब भारत और पूरे विश्व के सामने आने लगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, विदेश नीति पर, अंतर्राष्ट्रीय विधि पर, शासन पद्धति पर, यूरोप के इतिहास पर, प्रशासन शासन पर, अर्थ और आर्थिक विकास पर, उदारीकरण पर, उद्योगों पर और इसी तरह विश्व की अर्थव्यवस्था पर, सामुदायिक विकास पर बहुत सी पुस्तकें हिंदी में लिखी लिखाई जा रही हैं। कुल मिलाकर हिंदी में रोजी रोटी, उद्योग व्यवसाय, मीडिया, सूचना, संचार, कंप्यूटर, यांत्रिकी, लोकतंत्र, समाजवाद, नीतिशास्त्र, संवैधानिक अधिकार, मूल्य चेतना, व्यवहार कौशल, प्रबंधन, तकनीक, मुद्रण कला, आयात निर्यात, विनिमय नीति, सैन्य विज्ञान, पुरातत्व, समाज कल्याण, ऐसे अनेक अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी लेखन की एक सशक्त परंपरा अब खड़ी हो गई है। पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, लेखन चल रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण बढ़ रहा है और आज हिंदी विश्व मंच की भाषा बनने जा रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने जा रही है, विश्व ज्ञान को आत्मसात करने वाली भाषा बन रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी ने स्तुत्य कार्य कर दिखाया है। हिंदी के रचनाकारों ने जो योगदान किया है ज्ञान विज्ञान लेखन की दिशा में, देश विदेश में, उसे पूरी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और दायित्व बोध के साथ उसको आत्मसात करने के प्रयत्न भी चल रहे हैं। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं। नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।